नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है 2023 के लिए और उसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो बस आप लोग तैयारी में लग जाइए क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी और वैकेंसी भी और अलग अलग डिपार्टमेंट से देखने को मिलेगी। तो जो टीचिंग के बच्चे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की तरफ से जो हमारी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसी आती है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है रिक्रूटमेंट। जब रिक्रूटमेंट में हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ ओपन होके आएगा। आप लोगों को यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेट सारे डिटेल में और इंग्लिश हिंदी जैसे भी आपको सिलेबस दिया हुआ है। प्रिंसिपल अलग अलग जो भी पोस्ट आई हैं उनके अलग अलग सिलेबस दिए हुए हैं। तो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन आज डिस्कस करेंगे। कौन से स्कूल है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो किसके द्वारा चलाए जाते हैं? जो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो ईयर 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जब आप ये ओपन करेंगे तो ये पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन क्या है, EWS जो कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है जिससे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस वगैरह दिए हैं। थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं उनका मेन उद्देश्य क्या होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए ये सिलेक्शन वगैरह होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग के फॉर्म जो है अभी स्टार्टिंग डेट का इन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। बाकी है कि आपके फॉर्म 31 जुलाई 2023 तक भरे जाएंगे। मतलब ये अपनी लिंक या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म हो सकता है कि जैसे पोस्ट है उनकी अलग अलग डेट ये देख कब से फिल किए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन मोड में केवल एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल की फ़ीस यहाँ पे बताई गई है कि 2000 रुपये है, PGT की 1500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ की 1000 रुपये फ़ीस है। इसके बाद जो आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो NESTS की वेबसाइट पे डाउनलोड होंगे। ठीक है, इसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको अभी मेंशन नहीं की गई, बाद में बताई जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम बताया गया है कि 180 मिनट फॉर टीचिंग स्टाफ और 150 मिनट फॉर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टाइम आपका रहेगा। ठीक है, जो भी एडमिट कार्ड में आपका सेंटर मेंशन किया जाएगा उस सेंटर पे आपके जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आंसर की भी आपकी इस वेबसाइट पे दी जाएगी और कंप्यूटर बेस्ड जो रिजल्ट है वो भी NESTS की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगी। ये इंटरव्यू का शेड्यूल है कि इंटरव्यू केवल किन के लिए होगा? केवल इंटरव्यू प्रिंसिपल पोस्ट के लिए होगा। वो कहाँ पे आपकी दी जाएगी वो भी NESTS वेबसाइट पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। इन्होंने बोला है कैंडिडेट केवल ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करे, कोई अदर मोड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो SC/ST PWD कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब जो फीस लगेगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगी। और अदर के लिए है कि अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके सबके लिए अलग अलग फीस लगेगी। जैसे आपने प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है तो 2000 रुपये लगेगा, PGT के लिए किया है तो अलग से आपके 1500 लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेन देख लेते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कितनी है। तो यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए टोटल वैकेंसी दी गई है। जैसे आप लोग देख सकते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए 303 वैकेंसी है। इसके बाद PGT पोस्ट के लिए 2266 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए आपकी 361 वैकेंसी है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA 759 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट के लिए 373 वैकेंसी। अब तो आपकी टोटल 4000 टोटल वैकेंसी है आपकी 4062। ठीक, अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंसिपल के लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए 125 पोस्ट है, EWS की 30 है, OBC की 21 है, SC की 45 है, ST की 22 है। टोटल आपकी प्रिंसिपल पोस्ट कितनी है? 303। ठीक, इसी प्रकार से OH की 13 और VI की
कोई पोस्ट नहीं है, एचआई की कोई नहीं है, अदर की भी कोई नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितनी ये आपकी पोस्ट दी गई है, 303 जो है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। उसके बाद जो पीजीटी टीचर है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट में पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है वो देख लेते हैं। इंग्लिश, हिंदी, आपकी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। तो ये आपकी पीजीटी पोस्ट की वैकेंसी निकली है। इनकी टोटल नंबर भी दिया गया है, इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पोस्ट किसके लिए निकली हुई है। सबसे ज़्यादा जो इंग्लिश पीजीटी के लिए पोस्ट निकली हुई है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए पोस्ट निकली हुई है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है। मराठी है, उड़िया है, तेलुगु, संस्कृत, बंगाली, इसके बाद संथाली। तो ये पोस्ट जो है ये थर्ड लैंग्वेज की पोस्ट है। उसकी भी आपकी देख लो सबसे ज़्यादा किसकी मांगी गई है, संस्कृत की सबसे ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पे। नॉन टीचिंग की जो जेएसए है उसकी पोस्ट 759 टोटल है। अकाउंटेंट 361, लैब अटेंडेंट 373। तो ये सारी नॉन टीचिंग की पोस्ट कितनी है, 1493 पोस्ट आपकी जो है नॉन टीचिंग से हैं। कुछ अदर इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि आपके इंडियन के सिटीजन होने चाहिए, मतलब कोई भी स्टेट से है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वैकेंसी की जो रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन निकला है वो वैकेंसी घट बढ़ भी सकती है, ये इन्हें यहाँ पे दिया है। जो आपकी क्वालिफिकेशन और नेसेसरी सर्टिफिकेट है वो केवल इंटरव्यू या जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी लगेंगे, तब तक आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है वो आपकी कब से 31 जुलाई 2023 तक फुलफिल होनी चाहिए, जो भी यहाँ पे मांगा गया है। द रिटन OMR टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ओनली। जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। प्रिंसिपल के लिए एग्ज़ाम होगा वो 80% जो होगा रिटन के ही होगा और 20% आपका इंटरव्यू, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि पे स्केल किसका कितना है। तो प्रिंसिपल की जैसे ग्रुप ए की पोस्ट है तो आप लोग देख सकते हैं लेवल 12 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी सैलरी दी जाएगी। तो पीजीटी में जो भी ये सब्जेक्ट हैं इनकी लेवल 8 के हिसाब से सैलरी आपकी दी जाएगी। अकाउंटेंट की सैलरी आप लोग देख सकते हैं लेवल 6 के हिसाब से दी जाएगी। जेएसए जो है लेवल 2 में आएगा। लैब अटेंडेंट की आपकी लेवल 1 18,000 से आपकी 56,900 कुछ इस प्रकार से आपकी सैलरी रखी गई है। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी प्रिंसिपल की काफ़ी अच्छी सैलरी है यहाँ पे, पीजीटी वगैरह की भी। इसके बाद एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न रहेगा, जो OMR बेस्ड मतलब पेन पेपर मोड आपका परीक्षा होगी। आपके फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे लेकिन आपकी परीक्षा कैसे होगी, मतलब पेन पेपर पे होगी, OMR पे, ठीक है। इसके बाद जो आपकी मीडियम ऑफ लैंग्वेज होगा हिंदी एंड इंग्लिश होगा। जो पीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए फॉर्म भरा जाएगा वो उसी हिसाब से होगा। जैसे उड़िया है तो उड़िया में आएगा और आपकी बंगाली है तो बंगाली में आएगा। बाकी आपकी सारी लैंग्वेज किसमें होंगी, हिंदी या इंग्लिश में। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है उसके लिए MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे 130 नंबर के, और जब आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 20 नंबर का करवाया जाएगा। इसके बाद जो पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू होगा वो 40 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल के लिए हो गया। इसका यहाँ पे दिया गया है कि एग्ज़ाम कैसे कैसे होगा, मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी प्रिंसिपल के एग्ज़ाम में। तो ये आपके देख सकते हैं यहाँ पे 5 पार्ट दिए हैं, उसी हिसाब से होगा। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी आपकी, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर और स्टैटिक जीके भी आपकी आएगी, ठीक है, 20 नंबर की। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट मतलब जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 10 मार्क्स आपकी, हिंदी 10 नंबर की और इंग्लिश भी 10 नंबर की, मतलब टोटल 20 नंबर हो गए। फिर इसके बाद एकेडमिक्स एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस ऑन NESTS वेबसाइट, मतलब एकेडमिक और रेजिडेंशियल के क्या रूल है, कैसे उनको मैनेज किया जाएगा। अब प्रिंसिपल बनने जाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो कितने का आएगा, वो आपका 50 नंबर का आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका काफ़ी वेटेज है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर एंड फाइनेंस डिटेल, मतलब प्रिंसिपल है तो फाइनेंस और
सब चीज़ का सही से रख रखाव देखभाल ये सब भी प्रिंसिपल के अंडर में ही आता है। तो वो सब चीज़ें से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आएंगे 50, जो 50 नंबर में टोटल 150 नंबर का ये आपका पेपर होगा। 3 घंटे का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और 3 घंटे ये आपके 5 पार्ट के लिए इकट्ठे ही दिए जाएंगे, अलग अलग से नहीं दिए जाएंगे। इसके बाद और हम लोग देख लेते हैं जो पीजीटी है हमारा, इसमें 130 नंबर का आएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी इसमें है 20 नंबर का। आप लोग देख सकते हैं इसके 6 पार्ट है। एग्जाम पैटर्न जो है इसमें भी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी भी इसमें आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस भी आपका वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलेंगे। तो ये सारा टोटल मतलब आपका सब्जेक्ट 70 नंबर का होगा, +5 जो आपकी एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोगी और केस स्टडी बेस्ड पेडागोगी के क्वेश्चन होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। टोटल आपके कितने हो गए 130 नंबर यहाँ पे हो गए। और जनरल अवेयरनेस भी 10 नंबर का, आपकी रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की, आईसीटी 10 नंबर की और टीचिंग एप्टीट्यूड भी 10 नंबर का आएगा, ठीक। ये तो 130 हो गए। अब ये जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है ये आपके 10-10 नंबर के होंगे, मतलब जनरल हिंदी आपकी 10 नंबर की और जनरल इंग्लिश भी आपकी 10 नंबर की होगी, ठीक। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। अब ये बताया जो आपकी हिंदी और इंग्लिश आएगी 10-10 नंबर की, ये केवल क्वालिफाइंग होगा, मतलब जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। और जो पार्ट 1 से आपका पार्ट 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इक्विवेलेटेड इफ शी इज फेल टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6। अगर आप इस पार्ट में फेल हो जाते हैं, मतलब आपका सबसे पहले यही चेक होगा जिसमें 40% नंबर आपके चाहिए होंगे, ठीक है, ईच सब्जेक्ट, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक। तो अगर इसमें आप फेल हैं तो ये आपके पार्ट चेक नहीं किए जाएंगे, फिर इनका कोई मतलब नहीं होगा। आपने इसमें कितना भी अच्छा किया हो और इसमें आप फेल हो गए तो उसके आपका जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका ड्यूरेशन इसकी भी कितनी है, 3 घंटे की इसकी ड्यूरेशन है। इसी प्रकार से अकाउंटेंट का है 130 नंबर का पेपर होगा, ये इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट नहीं है। पार्ट 1 में आपकी रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की आएगी। पार्ट 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 30 नंबर का आएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, अच्छा ये इसमें ही इंक्लूड है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इसमें ही इंक्लूड है जो 10-10 नंबर की होगी, ठीक है, मतलब 20 नंबर टोटल का ये होगा। इसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, ये 20 नंबर के आपके देखने को मिलेंगे। तो और आपका ये 2.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। इसके बाद पार्ट 5 भी यहाँ पे है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजट वगैरह, फाइनेंशियल, ये सब चीज़ें आपकी आएंगी, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने 40 नंबर के। तो ये टोटल 130 नंबर का ये आपका अकाउंटेंट का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद जेएसए का देख लेते हैं, ये भी 130 नंबर का टोटल है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग 20 नंबर की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस आपकी 30 नंबर की, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जनरल हिंदी और इंग्लिश आपकी 15-15 नंबर की है। आप लोग ध्यान देने की बात है, सारे में 10-10 नंबर की पूछी गई है, लेकिन यहाँ पे 15 नंबर की आई है, मतलब टोटल आपकी 30 नंबर की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका होगा, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपका 30 नंबर का। इस प्रकार से आपके टोटल 130 नंबर होंगे, 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। इसका सेकेंड स्टेज दिया गया है, टाइपिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन पीसी पर्सनल कंप्यूटर ओनली, ठीक है। ये भी आपका जो टाइपिंग का कोर्स होगा वो क्वालिफाइंग नेचर में होगा, ठीक है, जो 50 नंबर का होगा। और पासिंग मार्क्स कितनी है 20 नंबर, मतलब 50 में से आपको 20 नंबर लाने होंगे। जो पर्सनल कंप्यूटर टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ठीक है। इसका लैब अटेंडेंट का देख लेते हैं हम लोग। 120 नंबर का इनका एग्जाम होगा, जिसमें क्या क्या आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इसमें भी 15-15 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज आपकी 60 नंबर की आएगी।
इस प्रकार से आपका 120 नंबर का टोटल पेपर होगा और ये पेपर भी आपका 2.5 घंटे का होगा। ठीक, इसके बाद देख लेते हैं निगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर आपका दिया जाएगा हर क्वेश्चन के लिए और 0.25 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपने गलत आंसर दिया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। इसके बाद MCQ टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे। आपका डिटेल सिलेबस दिया जाएगा, वो किस पे दिया जाएगा, ये वेबसाइट दी गई है emrs.tribal.government.in। ठीक है, इसमें यही दिया है कि आपके एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलेंगे, वेबसाइट वगैरह पे, ये सब चीज़ें दी गई जो हम लोग अभी ऊपर इसको थोड़ा सा देख भी चुके हैं। कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन दिए कि एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचे जिससे कि एंट्री वगैरह में दिक्कत ना आए। तो आप सेंटर पे जाएंगे तो आपकी क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी यहाँ पे दिया गया है। आपके एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी होनी चाहिए, फॉर्म फिल किया है वैसे ही आपकी 1 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ठीक है, कोई एक ID प्रूफ होना चाहिए ओरिजिनल जो वैलिड हो और एक्सपायर ना हो, जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह। ठीक है, इसके बाद जो PWBD सर्टिफिकेट है, मेडिकल के जो कैंडिडेट उस कैटेगरी में आते हैं वो उनके सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल के लिए आपकी एज 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके जो SC ST OBC कैंडिडेट हैं वो 55 ईयर्स, SC ST OBC कैंडिडेट है उनके लिए एज रिलैक्सेशन है अलग से। इसके बाद अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एम्प्लॉई हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 55 ईयर। ठीक है, इसके बाद क्वालिफिकेशन क्या मांगेंगे, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, BEd डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको 12 साल का कहीं भी प्रिंसिपल पोस्ट पे या PGT TGT विद मिनिमम 4 ईयर्स एज PGT एंड एबव, मतलब अगर 12 साल का आपका टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। ठीक है, डिजायरेबल क्या है कि आपने आपने कहीं पे रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया हो, आपकी इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी, मतलब अच्छे से बोलना लिखना पढ़ना आता हो, वर्किंग नॉलेज हो कंप्यूटर्स पे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल के लिए हो गया। इसके बाद PGT के हम लोग देख लेते हैं कि 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। वही SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, और जो एम्प्लॉय हैं उनकी यहाँ भी 55 ईयर बताई गई है कि अगर आप एकलव्य मॉडल स्कूल के एम्प्लॉय हैं तो आपकी 55 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है, तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए दी गई कि अगर आप PGT इंग्लिश से अप्लाई करेंगे तो आपकी मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, इंग्लिश में, PGT हिंदी के लिए हिंदी में, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री की केमिस्ट्री में होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। बायोलॉजी के लिए कर रहे हैं तो आपकी बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी किसी में होनी चाहिए। ठीक है, PGT हिस्ट्री के लिए है तो मास्टर डिग्री हिस्ट्री में होनी चाहिए। इसके बाद PGT ज्योग्राफी है आपका तो ज्योग्राफी में आपकी मास्टर डिग्री हो। कॉमर्स है तो आपकी कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब है कॉमर्स से रिलेटेड जो भी है उसमें आपकी मास्टर डिग्री हो। आपने अगर कॉमर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके ये मेजर सब्जेक्ट होने चाहिए, और अगर आप MCOM अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी, मतलब तो आप PGT कॉमर्स में फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो कॉमर्स वाले बच्चे ये इसको अच्छे से पढ़ के देख लें। इसके बाद PGT इकोनॉमिक्स के लिए मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। PGT रीजनल लैंग्वेज के लिए आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, उड़िया, मराठी, बंगाली, संथाली, ठीक है, तो उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन द सब्जेक्ट्स मेंशन एबव विल नॉट बी कंसीडर्ड एलिजिबल, मतलब जो भी बताएगी उसके अलावा अगर आपकी कोई है उसमें फॉर्म भरते तो उसको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं आपकी BEd डिग्री भी होनी चाहिए। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर्स डिग्री कोर्स BEd इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है, ठीक है, जो ग्रेजुएशन प्लस BEd होता है, तो आपकी अलग से BEd डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपको BEd की डिग्री होनी चाहिए। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से यहाँ पे दिया गया है, तो एज रिलैक्सेशन तो वही है 40 साल का।
ठीक है। EMRS के एम्प्लॉय हैं तो 55 साल का। इसके बाद SC ST OBC को आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कंप्यूटर साइंस में क्या है कि आपकी बीएड की डिग्री नहीं मांगते हैं, जैसे MSc आपका कंप्यूटर साइंस या IT में MCA वगैरह हो, और या फिर आपने ME या MTech कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बीएड मैंडेटरी नहीं होती है कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, फिर अकाउंटेंट के लिए दिए गई कि आपकी 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। SC ST OBC कैंडिडेट के लिए रिलैक्सेशन है। EMRS जो एकलव्य मॉडल स्कूल रेजिडेंशियल के एम्प्लॉय हैं उनकी 55 साल, और डिग्री आपकी होनी चाहिए कॉमर्स में कोई भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, JSA के लिए भी वही है 30 साल, और जो एम्प्लॉय हैं उनकी 55। इसके बाद इन लोगों को SC ST OBC जो कैटेगरी में आते हैं बच्चे, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जैसे के लिए कितनी एजुकेशन मांगी गई है, सीनियर सेकेंडरी क्लास, मतलब क्लास 12th का आपका सर्टिफिकेट हो। ठीक है, इसके बाद आपको 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग, या तो आपके 35 वर्ड इंग्लिश टाइपिंग में 1 मिनट में, या फिर हिंदी में कितने 30। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए ये भी 30 साल है, जो एम्प्लॉय हैं वहाँ के, वहाँ उनके लिए 55 साल। इसके बाद SC ST OBC के लिए एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन है 10th पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन लेबोरेटरी टेक्निक, या फिर 12th आपने विद साइंस किया हो कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के एम्प्लॉय बताए गए हैं, उनका ये भी बताया गया कि जो रेगुलर पे स्केल पाते हो, अपॉइंट हो, उनके लिए ही रिलैक्सेशन है। ठीक है, संविदा वगैरह पे जो लोग लगे हैं उनके लिए नहीं है। एज रिलैक्सेशन पॉलिसी के अंडर इन्होंने साफ साफ बताया गया, जो SC और ST कैटेगरी है उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद OBC के कितना है 3 साल। कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन सेम आर एलाइड कैडर, मतलब किसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं पे जॉब किया हुआ है तो उसके लिए 5 साल, मतलब 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, इसके बाद जो UT ऑफ जम्मू कश्मीर के हैं, जिनका कहाँ पे 1/1/1980 से 31/12/1989 तक के अंडर जिनका डोमिसाइल, मतलब निवास प्रमाण पत्र है, उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद वुमेन कैटेगरी है जो PGT पोस्ट के लिए, ओनली इफ अप्लाइंग फॉर PGT पोस्ट, अगर आप PGT पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप वुमेन हैं, ठीक है, तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन, SC ST 15 साल, OBC जनरल के 10 साल। ठीक है, ये किसके लिए, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इसके फॉर अदर देन परमानेंट एम्प्लॉय वर्किंग इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल एज ऑन 1/1/2023, उनके लिए मतलब जो वहाँ के एम्प्लॉय 55 साल, तो सारे अभी हम लोगों ने जब अलग अलग देखा था वहाँ भी दिया गया था। और जो अपॉइंटेड है रेगुलर पे स्केल पे, उनके लिए भी 55 साल है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सिलेबस है वो आपकी इस वेबसाइट पे दिया जाएगा, जिसको डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस भी कर लेंगे जल्दी। सर्टिफिकेट के अपेंडिक्स यहाँ पे दिए हुए कि मतलब इस तरीके से आपके सर्टिफिकेट जो भी लगने हैं, जिन जिन बच्चों जैसे EWS का है, SC ST या फिर OBC या फिर जो PWD से कैंडिडेट है, तो उनके यहाँ पे सारे ये अपेंडिक्स दिए हुए हैं। तो आप लोग इन सबको देख के इसी प्रकार से अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको बनवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पे दी गई है, तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे ये कितने कैसे कैसे रहने वाले हैं। ऑल इंडिया में यहाँ पे पूरा दिया है कहाँ पे कौन सा आप सेंटर भर सकते हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो लखनऊ में इसका सेंटर रहेगा। ठीक है, राजस्थान के हैं तो जयपुर में रहेगा, पंजाब के हैं तो चंडीगढ़ में, मतलब सेंटर भी इन्होंने काफ़ी कम ही दिए हुए हैं। तो ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन था।
आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके जो सिलेबस है वो भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अलग-अलग प्रिंसिपल, पीजीटी और जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हैं। और इसी प्रकार के वीडियो अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। धन्यवाद।